अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या है, हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डिस्कवरी को देखेंगे। उसके अलावा जो सेल वॉल की फॉर्मेशन किस तरह होती है, सेल वॉल के पार्ट्स कौन से हैं और सेल वॉल का फंक्शन क्या है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे। तो सेल वॉल को हम डिफ़ाइन करते हैं। सेल वॉल द आउटर रिजिड लेयर है अराउंड प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल, प्लांट और फंजाई के सेल के बाहर की तरफ एक रिजिड लेयर है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है या प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है सेल वॉल जो है। सेल वॉल जो है ये सबसे बाहर मौजूद होता है और ये टोटली परमिएबल है, मतलब इसके ज़रिए से हर चीज़ गुजर सकती है। ये टोटली परमिएबल मेंबर लेयर है और इसको प्रोटोप्लाज्म जो है इसको सिक्रीट करता है सेल वॉल को। तो जो कहा कि हम सेल वॉल की फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये सिक्रीट होता है प्रोटोप्लाज्म से। सेल वॉल की डिस्कवरी को देखते हैं। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया था। बेसिकली वो कार्प के एक स्लाइस की वो स्टडी कर रहा था अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे, तो वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो थे वो बेसिकली सेल वॉल था। वहां पे जो उनको देखा कार्प के जो स्लाइस को वो स्टडी कर रहा था। तो सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद हुक जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है ये बहुत ही अहम है और इसका एक अहम रोल है, क्रूशियल रोल है, ये कहा था हुक ने। उसके बाद जो है पियान जो था उन्होंने सबसे पहले जो प्राइमरी कंपोनेंट है सेल वॉल का जो कि सेलुलोज है उसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था कि प्लांट सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद है और उसको आइसोलेट भी किया था इन 1838 के अंदर। उन्होंने सेल वॉल को आइडेंटिफाई भी किया था और आइसोलेट भी किया था। पियान ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो सेल वॉल के जो प्राइमरी या मेन कंपोनेंट है जो कि सेलुलोज है उसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट किया था 1838 में। तो सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, जब वो माइक्रोस्कोप के जरिए 3 स्लाइस ऑफ कार्प की स्टडी कर रहा था। तो वहां पे जो सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल वॉल फॉर्मेशन किस तरह होती है, कौन से प्रोसेस के थ्रू सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। तो सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है जो पियान ने जिक्र किया था कि जो प्राइमरी कंपोनेंट या जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज है। तो सबसे पहले सेलुलोज की सिंथेसिस होती है और सेलुलोज की सिंथेसिस जो है ये इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन होती है और सेलुलोज चेन बन जाता है। सेलुलोज जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बनती है और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो कि क्रिस्टलाइन मतलब जो हाईली ऑर्डर्ड है, एक खास रिपीटिशन इसमें होती है। तो ग्लूकोज की जो शुगर है वो रिपीट होते हैं इसमें। तो ये पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज की वजह से सेलुलोज चेन बन जाता है और वो सेलुलोज चेन जो है फिर गाल्गी एपेरेटस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि गाल्गी एपेरेटस के अंदर प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन होती है। उसके बाद जो गाल्गी एपेरेटस के अंदर मॉडिफिकेशन होती है तो जो सेलुलोज है या सेल वॉल के अंदर जो कंपोनेंट है जैसे कि हेमीसेलुलोज है और पेक्टिन जो है वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है, उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और उसके बाद पैकिंग भी हो जाती है, क्योंकि गाल्गी एपेरेटस के अंदर पैकिंग भी होती है, मटेरियल की पैकिंग होती है। तो उसकी पैकिंग हो जाती है वेसिकल के अंदर जो कि एक तेले की तरह होती है। तो वो तेले बन जाते हैं सेलुलोज के, हेमीसेलुलोज के और पेक्टिन के, जो वेसिकल बन जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये वेसिकल उसके बाद ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो सेल वॉल है
वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है, तो वो वेसिकल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद वो बाहर को निकाल देते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, क्योंकि सेल वॉल बाहर की तरफ होता है सेल मेम्ब्रेन के, तो जो मटेरियल जो वेसिकल बने थे गोल्गी एपेरेटस के अंदर वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो वहां पे प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, जो सेलुलोज के चेन बने थे ग्लूकोज के पोलिमराइजेशन से, या हेमीसेलुलोज के जो बने थे या पेक्टिन के बने थे, वो गोल्गी एपेरेटस के वेसिकल्स के जरिए बाहर निकले और वहां प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जो मुख्तलिफ प्रोटीन चाहिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाते हैं, उसके बाद गोल्गी एपेरेटस में वो भेज देते हैं, वहां पे प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन के बाद वेसिकल में बन करके वो उसको सेल वॉल के पास भेज देते हैं सेल वॉल में, तो जो कि सेल वॉल के जो मैट्रिक्स है वो बनाने में हेल्प करती हैं। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वो यहाँ पे एडहेशन करती हैं जो सेल वॉल के कंपोनेंट है। उसके बाद है सेल एक्सपेंशन, जब ये सारा कुछ हो जाता है मतलब प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है तो सेल की एक्सपेंशन होती है। सेल की जो एक्सपेंशन है वो वैक्यूल के जरिए होगी कि वैक्यूल जो है मोर वाटर और न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करेगा, और सेल की एक्सपेंशन होगी टर्गर प्रेशर के जरिए। टर्गर प्रेशर जो है जो अगेंस्ट दी सेल वॉल होती है वो हो जाती है सेल एक्सपेंशन। उसके बाद ये होता है कि कुछ सेल्स जो है जिसमें ग्रोथ होती है उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मौजूद होता है, लेकिन जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है सेल्स में तो वहां पे सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाता है। तो सेकेंडरी वॉल जो है उसमें लिग्निन डिपोजिशन होती है। प्राइमरी वॉल के अंदर जो है ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन मौजूद होता है, लेकिन सेकेंडरी वॉल के अंदर लिग्निन भी मौजूद होता है, तो लिग्निन की डिपोजिशन होती है, और लिग्निन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है, और ये जो स्ट्रेंथ है या रिजिडिटी है सेल वॉल की, सेकेंडरी वॉल की, उसमें एडिशन करता है, उसकी स्ट्रेंथ को मजीद ज्यादा करता है, उसको मजीद रिजिड करता है सेल वॉल को। और सेल वॉल की रिमॉडलिंग भी होती है। जब सेल ग्रोथ के फेज में होता है तो सेल की जब ग्रोथ होती है तो वो इनलार्जमेंट, उसकी एलंगेशन होती है, तो उसके लिए रिमॉडलिंग भी होती है। तो रिमॉडलिंग के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेलुलेज और पेक्टिनेज जैसे एंजाइम जो है वो बन जाते हैं, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन और पैकिंग के लिए वो गोल्गी एपेरेटस की तरफ भेजते हैं। गोल्गी एपेरेटस जो है ये प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन के बाद उसको पैक कर देते हैं और सेल वॉल की तरफ वो उसको भेज देते हैं, और वहां पे जो सेलुलर कंपोनेंट है उसकी जब ग्रोथ के दौरान उसकी रिमॉडलिंग करती हैं, उसकी तरतीब बदलती हैं, उसको रिमॉडल कर देती हैं सेल वॉल को। जो सेलुलेज या पेक्टिनेज है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बने थे और गोल्गी एपेरेटस में उसकी प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन हुई थी, तो ड्यूरिंग ग्रोथ जो है सेल वॉल की रिमॉडलिंग भी होती है, मतलब उसको रिमॉडल किया जाता है। उसके बाद जो है सेल वॉल के अंदर कैल्शियम और दूसरे आयंस मौजूद होते हैं जो कि क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करती हैं, जो कि सेलुलोज के जो फाइबर है जिसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, तो उसके लिए कैल्शियम और दूसरे आयंस मौजूद होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म से आते हैं या वैक्यूल के अंदर जो मौजूद होते हैं वहां से आते हैं। तो कैल्शियम या दूसरे आयंस जो है ये क्रॉस लिंकिंग में जो सेल के जो कंपोनेंट है उसमें हेल्प करती है। जो कैल्शियम या दूसरे आयंस जो मौजूद है सेल वॉल के अंदर जो कि साइटोप्लाज्म या वैक्यूल से आते हैं। सेल वॉल जो है इसकी थिकनिंग जो है एक ही प्लांट में भी जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ होती है। कुछ सेल्स में सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद है तो उसके जो सेल वॉल होगा वो 3 होगा बनिस्बत है उसके जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वॉल मौजूद होते हैं, तो उसका जो सेल वॉल है वो थिक होगा जिसमें दोनों मौजूद है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। ये सेल वॉल जो है जो मेनली 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है हमने, प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमेला और सेकेंडरी वॉल।
तो प्राइमरी वॉल मौजूद होता है, मिडल लेमेला मौजूद होता है और सेकेंडरी वॉल जो है ये सेल वॉल का हिस्सा है। तो सबसे पहले प्राइमरी वॉल की तरफ जाते हैं। जो प्राइमरी वॉल है ये फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल है। यहाँ पे जो हमने जिक्र किया कि यहाँ पे जब जो वेसिकल्स हैं जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन मौजूद है, जब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकले एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस की जानिब, तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल हो जाती है। तो ये सबसे पहले बन जाता है, प्राइमरी वॉल सबसे पहले बनेगा और इसकी जो थिकनेस है 1 to 3 माइक्रोमीटर है। इसकी थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर जो है इसकी थिकनेस है। और इसकी कंपोजिशन जो है इसमें हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है और सेलुलोज है। सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज चेन है या ग्लूकोज की पोलीमराइजेशन है। यहाँ पे हमने पहले भी जिक्र किया कि ग्लूकोज की पोलीमराइजेशन है क्योंकि सेलुलोज चेन बनाता है और ये हाईली ऑर्डर्ड होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, एक खास ऑर्डर के थ्रू ये बनता है। जो सेलुलोज का जो चेन है ये बन जाता है और ये लीनियर होता है, ये ब्रांच नहीं होता, ये लीनियर होता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सेल वॉल का जो सेलुलोज है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज से बना हुआ है और इसके जो फाइबर्स हैं, सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं ये फाइब्रिल्स बनाते हैं जो कि क्रिस क्रॉस मैनर बनाते हैं। मतलब ये पैरेलल नहीं होते, इस किस्म के क्रिस क्रॉस मैनर एक दूसरे को क्रॉस किया होता है, तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसकी होती है। उसके बाद जो है हेमीसेलुलोज है। हेमीसेलुलोज जो है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है और ये ग्लूकोज, जाइलोज और मेनोज वगैरह से मिलकर बना है। इसके अंदर ग्लूकोज भी है, जाइलोज भी है और मेनोज वगैरह भी इसके अंदर मौजूद है और ये सेलुलोज की बनिस्बत लेस ऑर्डर है, मतलब ये क्रिस्टलाइन नहीं है, पूरे इसकी खास तरतीब नहीं है इसकी और ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। जो सेलुलोज था वो लीनियर था और हेमीसेलुलोज है ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो सेलुलोज के जो फाइबर्स है उसके बाइंडिंग जो है ये हेमीसेलुलोज करता है और ये इजीली डाइजेस्टेबल है बनिस्बत सेलुलोज के। मतलब सेलुलोज जो है ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन हेमीसेलुलोज जो है ये इजीली डाइजेस्टेबल है एज कंपेयर टू सेलुलोज। नेक्स्ट है पेक्टिन। पेक्टिन जो है ये ग्लूटारोनिक एसिड के साथ जब ग्लैक्टोज, रेमनोज या आर्बिनोज का जब कॉम्बिनेशन बने तो पेक्टिन बनाते हैं और ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसकी जेल फॉर्मेशन करता है, इससे जेल बनता है, जेल लाइक फॉर्मेशन इसकी होती है और ये सेल एडहेशन के लिए इस्तेमाल होता है जो पेक्टिन है। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो हेमीसेलुलोज है और पेक्टिन जो है ये मैट्रिक्स बनाते हैं और इस मैट्रिक्स के अंदर जो सेलुलोज के फाइब्रिल्स हैं ये एम्बीड होते हैं इनसाइड द मैट्रिक्स। मतलब जो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी मैट्रिक्स के अंदर जो सेलुलोज के फाइब्रिल्स है वो एम्बीड होंगे प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये इलास्टिक है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं खास हद तक। अगर टर्गर प्रेशर ज्यादा हो तो इलास्टिसिटी दिखाता है जो प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद ये एक्सटेंडेबल है, ये एक्सटेंड होता है। इसकी जो हम यहाँ पे रिमॉडलिंग इसकी होती है, अगर ग्रोथ हो तो ये एक्सटेंड होता है। जब सेल में ग्रोथ हो तो ये जो सेलुलोज है और पेक्टिनेज एंजाइम की मौजूदगी में ये इसकी रिमॉडलिंग होती है और ये एक्सपेंड भी होता है। और जब इलास्टिसिटी हो तो एक्सपेंड भी होता है। जब इलास्टिसिटी टर्गर प्रेशर आएगा इलास्टिक होगा तो एक्सपेंड भी होगा उसके साथ। और ये क्रिस्टलाइन है और एक खास ऑर्डर के साथ ये बना हुआ है। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये क्रिस्टलाइन है, मतलब एक खास पैटर्न के साथ ये बना हुआ है। और ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव इसको कहते हैं जब प्लेन पोलराइज लाइट को वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके जरिए वो पास हो उसको वो या लेफ्ट या राइट में
वो उसको रोटेट करे तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट करे तो हम उसको कहते हैं लीव रोटेटरी, और राइट की तरफ अगर रोटेट करे तो हम इसको कहते हैं डेक्सो रोटेटरी। मतलब आप जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके जरिए वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के जरिए हम पास करें और उस प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये डिपेंड करती है थिकनेस पे और हार्डनेस पे। अगर एक ऑब्जेक्ट थिक हो तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, और अगर एक ऑब्जेक्ट हार्ड हो तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर थिकनेस कम हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कम होगी, या हार्डनेस कम हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कम होगी। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये मौजूद होता है, जो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल जिसमें मौजूद होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, पेरेन्काइमा सेल है या मेसोफिल सेल है। तो मेरिस्टेमेटिक से जैसा कि रूट टिप है या शूट टिप के अंदर जो मौजूद होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है। इसी तरह पेरेन्काइमा सेल जो है, जो स्टोरेज सेल है, वो उसके अंदर भी सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद होता है। और मेसोफिल सेल्स जो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं वो में भी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है। इसके बाद देखते हैं मिडल लेमेला को। मिडल लेमेला जो है ये प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, मतलब दो सेल की जो प्राइमरी वॉल है उनके बीच में मिडल लेमेला मौजूद होता है। यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रक्चर को देखें तो जो ब्लैक डॉट्स है इसमें ये मिडल लेमेला है, और मिडल लेमेला जो है जो दो प्राइमरी वॉल्स के बीच में मौजूद है, ये प्राइमरी वॉल है और दूसरा ये प्राइमरी वॉल है। तो दो प्राइमरी वॉल्स के बीच में मिडल लेमेला मौजूद होता है, और इसकी जो थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। मिडल लेमेला की जो कंपोजिशन है वो पॉलीसेकेराइड पेक्टिन है। पेक्टिन का हमने पहले भी जिक्र किया कि पेक्टिन जो है ये ग्लूटारोनिक एसिड के साथ जब ग्लैक्टोज, रेमनोज और अर्बिनोज की कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम पेक्टिन कहते हैं। तो पेक्टिन जो है इसके साथ साल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मौजूद होते हैं। जो मिडल लेमेला के अंदर पेक्टिन मौजूद होता है और इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट भी मौजूद होते हैं। और जो पेक्टिन मिडल लेमेला जो है ये इसको जो पेक्टिन और इसकी वजह से ये स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है, जो कि प्राइमरी वॉल्स को बाइंड करती हैं, एडजेसेंट सेल की जो प्राइमरी वॉल के उसको एडहेयर करती हैं, जोड़ के रखती है। मिडल लेमेला जो है, मिडल लेमेला जब अर्ली स्टेज में हो तो जेली लाइक स्टिकी होती है और जेली लाइक होती है, लेकिन जब मेच्योर हो जाते हैं सेल या मेच्योरिटी को पहुंच जाता है मिडल लेमेला तो ये बिकम हार्ड, क्योंकि वहां पे लिग्निन की डिपोजिशन होती है, और जहां पे लिग्निन होगी तो वहां पे हार्डनेस आएगी, रिजिडिटी आएगी। तो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से जो मिडल लेमेला है ये हार्ड हो जाता है। जब तक लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती जो मिडल लेमेला है वो जेली लाइक स्टिकी होती है, मतलब ये स्टिकी होती है और जेली लाइक होती है जब तक लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती। तो इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ। सेकेंडरी वॉल जो है ये इनसाइड दी प्राइमरी वॉल मौजूद होती है, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। यहाँ पे जो आपको रेड दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको रेड दिख रहा है ये सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल जो कि ग्रीन कलर में है, और रेड जो है यहाँ पे अगर आप देखें जो रेड है वो अंदर की तरफ है और ग्रीन जो है उसके बाहर की तरफ है। तो जो प्राइमरी वॉल है उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल मौजूद होगी, और इसकी जो थिकनेस है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर है। तो जब सेल इन ग्रोथ कंडीशन होती है तो वहां पे सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद होती है, और प्राइमरी वॉल जो है वो एक्सटेंड होती है। जब ग्रोथ स्टॉप हो जाता है तो प्रोटोप्लाज्म जो है सेकेंडरी वॉल को सेक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो कंपोजिशन क्या है सेकेंडरी वॉल की? लिग्निन यहाँ पे मौजूद है। लिग्निन जो है ये फेनोलिक कंपाउंड है जिसमें कोनिफेराइड जो है या सिनोफेराइड जो है वगैरह इसके अंदर मौजूद है, जो कि फेनोलिक कंपाउंड्स हैं, और ये इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं।
लिग्निन जो है इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है जो कि हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, और ये रिजिडिटी को इंक्रीज करता है, जो सेल वॉल की रिजिडिटी है इसको इंक्रीज करता है, और ये हाइड्रोफोबिक भी है, ये हाइड्रोफोबिक है, और इसके जरिए से जो रेजिस्टेंट है होता है, जो ये रेजिस्ट करता है माइक्रोबियल डिके, जो माइक्रोबियल डिके है सेल वॉल का उसको रेजिस्ट करता है लिग्निन, उसके लिए रिस्पांसिबल है लिग्निन। यहाँ पे अगर हम देखें मिडल लेमेला जो है पहले जेली और इलास्टिक होता है अर्ली स्टेज में, लेकिन जब लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो सेल वॉल जो है ये हार्ड है बनिस्बत प्राइमरी वॉल के, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन है और ये रिजिडिटी में हेल्प करता है। और लिग्निन जो है ये कोनिफेराइल या सिग्निफेराइल ये फेनोलिक कंपाउंड है, इससे बना हुआ है, और इसके अंदर सेलुलोज भी मौजूद है, हीमसेलुलोज भी मौजूद है, सिलिका भी मौजूद है, और मिनरल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम भी मौजूद है सेकेंडरी वॉल के अंदर। तो सेकेंडरी वॉल जो है ये लिग्निन से बना हुआ है, हेमीसेलुलोज से बना है, इसके अलावा सेलुलोज है, सिलिका है, और मिनरल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम ये इसमें मौजूद है। सेकेंडरी वॉल जो है ये रिजिड है, इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन है, ये भी एक खास पैटर्न है इसका सेकेंडरी वॉल का, और ये स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव है। जो प्राइमरी वॉल था ये ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन सेकेंडरी वॉल इज मोर ऑप्टिकली एक्टिव देन द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल अगर सेकेंडरी वॉल का अगर हम कंपैरिजन करें तो सेकेंडरी वॉल जो है ये मोर ऑप्टिकली एक्टिव है बनिस्बत प्राइमरी वॉल के। जो सेकेंडरी वॉल है उसको हम 3 लेयर में तकसीम करते हैं, S1 लेयर, S2 लेयर और S3 लेयर। जो S1 लेयर है ये प्राइमरी वॉल के सबसे करीबी लेयर है, सेकेंडरी वॉल को फिर से 3 में तकसीम करते हैं, 3 लेयर्स में। तो S1 जो है जो सबसे प्राइमरी वॉल के जो सबसे करीब है उसको हम S1 लेयर कहते हैं, और ये सेलुलोज फाइब्रिल्स जो है ये एम्बीड होते हैं इसमें इनसाइड द हेमीसेलुलोज और लिग्निन। यहाँ पे प्राइमरी वॉल के अंदर हेमीसेलुलोज और पेक्टिन एक मैट्रिक्स बनाते थे जिसमें सेलुलोज के फाइब्रिल जो है ये एम्बीड थे, लेकिन यहाँ पे हेमीसेलुलोज और जो लिग्निन है, हेमीसेलुलोज और लिग्निन है ये मैट्रिक्स बनाएंगे, और सेलुलोज के जो फाइब्रिल्स हैं वो इसमें एम्बीड होंगे S1 लेयर के अंदर। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो सबसे सेकेंडरी वॉल का अगर फ्लेक्सिबल लेयर हम देखें तो वो S1 लेयर है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और ओवरऑल स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करती है सेल वॉल के। S2 लेयर जो है ये सेंट्रल है, मतलब S1 और S3 लेयर के बीच में S2 लेयर मौजूद है, और ये डेंसली पैक्ड फाइब्रिल्स इसमें मौजूद है। इसमें जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं या फाइब्रिल्स हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, और ये थिकेस्ट है और मोर रेजेड है। सबसे थिक और मोर रेजेड जो है वो S2 लेयर है, जो कि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पांसिबल है। सेल वॉल का जो स्ट्रेंथ है उसके लिए जो रिस्पांसिबल S2 लेयर है, जिसमें डेंसली पैक्ड सेलुलोज के फाइब्रिल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद S3 लेयर जो S2 लेयर के अंदर की तरफ मौजूद होता है, और इसमें सेलुलोज के जो फाइब्रिल्स हैं वो लेस डेंसली पैक्ड होते हैं बनिस्बत S2 के, और इसमें लिग्निन ज्यादा होता है, इसमें लिग्निन ज्यादा होता है, और इसी वजह से ये रेजिस्ट करता है, ये रेजिस्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या माइक्रोबियल जो डिके है उसको वो रेजिस्ट करता है, या दूसरे जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होंगे वो S3 लेयर जो है उसको वो रेजिस्ट करता है। तो ये 3 लेयर है S1, S2, S3 जो कि सिक्योरिटी सेल वॉल के लेयर्स है। उसके बाद बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल जो है स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक सेल को एक खास शक्ल देता है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, एक खास शक्ल देता है। सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है या पैथोजन है उससे प्रोटेक्ट करता है। सेल को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद होते हैं जो कि एक चैनल्स हैं जिसके जरिए सेल कम्युनिकेट करती हैं। अवॉइड ओवर एक्सपेंशन,
जब सेल में टर्गर प्रेशर एक खास हद तक ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, उसको अलाउ करता है, लेकिन ओवर एक्सपेंशन को ये अवॉइड करता है, उसे बचाता है ताकि सेल बर्स्ट ना हो। उसके बाद प्रोवाइड रिजिडिटी, मजबूती प्रोवाइड कर देता है सेल को ये। और रेगुलेशन ऑफ टर्गर प्रेशर को अलाउ करता है, एक खास लेवल तक जो टर्गर प्रेशर उसको अलाउ कर देता है, और ओवर एक्सपेंशन जो है या ज्यादा टर्गर प्रेशर को वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये सेल वॉल जो है ये रिजिड है, उसके बाद वो मजीद टर्गर प्रेशर को वो अलाउ नहीं करता। तो रेगुलेट करता है टर्गर प्रेशर को। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी सेल वॉल के जरिए होती है, क्योंकि ये टोटल परमिएबल है। उसके अलावा सेल एडहेशन जो है ये भी सेल वॉल का काम है, क्योंकि मिडल लेमेला मौजूद है, तो दो जो प्राइमरी वॉल है या दो एडजेसेंट सेल के जो प्राइमरी वॉल है वो एडहेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल लेमेला। और प्रोटेक्ट लिविंग प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रोटोप्लाज्म, इसको प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो है इसके मुख्तलिफ फंक्शन है, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, इसके अलावा सेल कम्युनिकेशन है, वाइड ओवर प्रोडक्शन है, रिजिडिटी है, सेल कम्युनिकेशन है। तो मुख्तलिफ जो है ये सेल के फंक्शंस हैं। तो सेल वॉल के हवाले से ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कि सेल वॉल को डिफाइन किस तरह करेंगे, डिस्कवरी किसने की थी, फॉर्मेशन किस तरह सेल वॉल की, सेल वॉल के पार्ट्स कौन से और फंक्शन क्या है सेल वॉल को। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है और ये जो कंटेंट है आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।